असुर 2 की कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि एक लड़का जो अपने आप को कली मानता है, वो धरती में कलियों को अपनी चरम सीमा में ले जाके कल्कि का वध करके दुनिया को बचाएगा। और कल्कि अवतार का जन्म तब होगा जब पूरी दुनिया में हर तरफ कलयुग होगा। तो मैं इस वीडियो में पूरे पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं सीजन 2 का पहला एपिसोड। हमें दिखाया जाता है केसर को पूरा भारत आजाद करने की मांग कर रहा है, क्योंकि केसर मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको दुनिया पसंद करती है। और सीबीआई के पास भी केसर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था कि केसर ही असुर है जो लोगों को बेरहमी से मार रहा है। हम देखते हैं निखिल को जो डिप्रेशन की हालत में है, पर नैना निखिल से डिवोर्स चाह रही है। निखिल का वो फैसला जिससे रिया उनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ लोलार्क की वजह से पूरी टीम दुखी है। और डीजे को भी दिखाते हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के मॉन्क की जिंदगी जी रहा है। और उधर निखिल भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, पर नुसरत आके उसको बचा लेती है, क्योंकि निखिल अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकला। और उस सदमे के साथ जीने के लिए उसने सिगरेट, शराब और पिल्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। नुसरत उसको देखती है और समझाती है कि जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम सब सही कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है लोलार्क की स्टूडेंट ईशानी अब इस केस में ज्वाइन हो चुकी है और टीम के साथ काम करेगी। कहीं न कहीं ईशानी को ये भी शक था कि रसूल झूठ बोल रहा है। दरअसल रसूल ने जो स्टेटमेंट दिया था वो 100% सही था। और लोलार्क सर ईशानी से हमेशा बोलते थे, जब 100% सब सही हो तो समझ जाओ कि बीच में कुछ घपला है। ईशानी ये सारी बातें सीबीआई हेड से भी बताती है, पर रसूल के ऊपर कोई भी शक नहीं करता, क्योंकि रसूल कई सालों से ईमानदारी से काम कर रहा है सीबीआई के साथ। पर हम जानते हैं कि उसने लोलार्क को ही मारा है और असुर के साथ भी मिला हुआ है। सीबीआई चीफ ईशानी से बोलते हैं, पहले हम असुर पे ध्यान देंगे, क्योंकि उसने जो पहला घाव दिया है उससे तो हम लोग अभी भी नहीं उभर पाए। पर हमको दिखाया जाता है निखिल के मोबाइल में नए नंबर आते हैं, वो नंबर नहीं नए कोऑर्डिनेट होते हैं। दरअसल शुभ जोशी जो असुर बना हुआ है वो बातों से नहीं नंबर से पूरी बात अपनी लोगों को बताता है। वो नए कोऑर्डिनेट जो निखिल के पास आए हैं, जब उसको डिकोड किया जाता है तो पता चलता है एक लाश के बारे में। वो लाश बर्फ फैक्ट्री में है। जब उस लाश का पोस्टमार्टम होता है तो निखिल को दिखती है एक घड़ी। उस घड़ी में 9 बज रहे हैं, उसका भी कोई मतलब है। निखिल वो घड़ी लेके केसर भारद्वाज के पास जाता है, बोलता है आखिर इस घड़ी में क्या है। केसर भारद्वाज निखिल से बताता है, हर चीज हमेशा तुम्हारी नजर के सामने थी, बस तुम निखिल देख नहीं पाए। केसर भारद्वाज वो घड़ी तोड़ के एक रुद्राक्ष निकालता है। निखिल वो रुद्राक्ष लेके सीबीआई चीफ के पास जाता है और बोलता है असुर का कोई और प्लान है। पर ये सब जानने के बाद भी निखिल की पूरी टीम किसी को नहीं बचा पाती। हमें दिखाया जाता है नैना को। नैना अपनी मेट को मतलब स्वाति को ट्रैक कर लेती है। स्वाति कहीं जाके एटीएम से पैसे निकाल रही है। फिर हम देखते हैं डीजे को। डीजे किसी मॉन्ग से बात करता है और वो मॉन्ग बोलता है कि जैसे सब बिगड़ा है वैसे ही सही करो। तो डीजे अपना फोन ऑन कर लेता है। उतने में स्वाति डीजे का फोन ट्रैक करके डीजे के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है। नैना जैसे तैसे डीजे को राजी करके साथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं नैना और डीजे स्वाति को पकड़ के उससे सब जानकारी उगलवाते हैं, पर वो स्वाति डीजे को कुछ नहीं बताती। उतने में डीजे के पास एक कॉल आती है। वो कॉल असुर की थी। डीजे असुर से बोलता है, तुम जब तक रहोगे तब तक मैं रहूंगा और मैं तुमसे नहीं डरता। डीजे स्वाति को मार के उसके चेहरे में असुर का मास्क पहना के स्वाति की एक उंगली काट लेता है, जिससे ये लगे कि ये भी हत्या असुर ने करी है। पर निखिल स्वाति की डेड बॉडी देख के पता कर लेता है कि ये काम डीजे ने किया है, मतलब धनंजय राजपूत ने। निखिल को ये भी पता चल जाता है कि डीजे के साथ मेरी बीवी नैना भी थी, पर निखिल कुछ नहीं कर सका। निखिल को भी पता था ये एक जस्टिस है। वो स्वाति ही थी जिसने निखिल की बेटी के खाने में जहर मिलाया था। निखिल तो बदला नहीं लेता, पर नैना बदला ले लेती है स्वाति से, क्योंकि निखिल की टीम इस केस में ऑफिशियली काम कर रही होती है, पर नैना और डीजे इस केस में अनऑफिशियली काम कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। शुभ जोशी का एक बहुत खतरनाक प्लान था, जिसमें 3 लोगों को एक समय में एक साथ मारना है। इस काम को करने के लिए बहुत से हैकर असुर का साथ दे रहे थे। हम देखते हैं कि तीनों लोग एक ही समय में 9:15 पे हार्ट अटैक से मरते हैं। ये सब देख के निखिल की टीम बौखला जाती है, आखिर ये कैसे हुआ। पर निखिल को एक लीड मिलती है कि जिस इंसान ने डॉक्टर को मारा है वो और कोई नहीं असुर के लिए काम करता है, पुष्कर जौहरी। पुष्कर जौहरी बहुत पहले फैशन डिजाइनर था, पर सेक्सुअल हरासमेंट के साथ पुष्कर जौहरी उस कंपनी से निकाल दिया जाता है और वो काम करने लगता है असुर के लिए। निखिल को पुष्कर की पूरी लोकेशन पता चल जाती है। निखिल फिर पुष्कर के वेयर हाउस में जाता है और देखता है उसकी बेटी की बहुत सारी फोटो जो उसकी बेटी बनाती थी घर में। और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू लाइट में वॉल में कुछ लिखा है, कर्म, नीति और परिणाम। जैसा कर्म जैसी नीति और परिणाम आपके सामने। और उसके नीचे एक कोऑर्डिनेट लिखा होता है, शुभ जोशी का मतलब असुर का अगला प्लान। और जब उस कोड को डिकोड करते हैं तो उनको पता
चलता है कि किसी लेक के किनारे का कोऑर्डिनेट है। जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं एक लड़की की बॉडी, और हम देखते हैं दूसरी तरफ डीजे नैना से बात कर रहा होता है। नैना से बताता है अगर हमें शुभ जोशी को पकड़ना है तो हमें उसके पास्ट में जाना होगा कि पास्ट में वो कैसा था। डीजे को पता चलता है जब शुभ जोशी जेल में था तभी जेल में आग लगी थी और उस आग में सारे लोग मरे थे, केवल 3 लोगों को छोड़ के, शुभ जोशी और उसके 2 साथी। और उन सभी का पता लगाने डीजे वाराणसी जाता है और डीजे में वाराणसी को पता चलता है कि उसके 3 साथी थे, जगदीश मुंडा, बलबीर जुबेर और ओम पांडे। ये 3 थे जो शुभ जोशी के साथ जेल से भागे थे। जगदीश मुंडा को शुभ जोशी ने पहले ही मार दिया था क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं बचा था शुभ जोशी के। डीजे को साथ में ये भी याद आ जाता है कि ओम पांडे को वो पहले ही मार चुका है। अब बस उन तीनों में बलबीर ही बचा हुआ था जो बता सकता था कि असुर कौन है। सीन शिफ्ट होता है निखिल की तरफ और हमें दिखाया जाता है एटीएफ की टीम का हेड पॉल ये केस को अपने हैंडओवर कर लेता है। निखिल हेड चीफ से शिकायत करता है पर हेड चीफ बोलते हैं कि नहीं, बहुत समय हो गया है, हम लोग ने ये केस पर्सनल ले लिया है, पर अब नहीं, ये केस अब पॉल संभालेगा। अब पॉल के अंडर में निखिल, नुसरत और रसूल दूसरी लोकेशन में सारी टीम काम करेगी। एस पॉल को ये भी लग रहा था कि इस केस में डीजे की टीम हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है और डीजे की टीम ये भी जानती है जेल में आग लगने के बाद वहाँ से 4 लोग भागे थे जिसमें से एक शुभ जोशी भी था। और उधर नैना को डार्क वेब में एक पोर्टल मिलता है। उस पोर्टल के यूजर सभी बात कर रहे थे अगले प्लान के बारे में और नैना को अजीबोगरीब कुछ मैसेज दिखते हैं जिसमें 77 यूजर नंबर था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हमें दिखाया जाता है शुभ जोशी एक गुरुजी के सामने बैठा है और अपने ज्ञान से गुरुजी को इम्प्रेस करके वहीं रहने लगा है। और गुरुजी जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो शुभ जोशी बोलता है मेरा कोई नाम नहीं, तो गुरुजी उसको सर्वानंद का नाम दे देते हैं। ये सब बातें जब डीजे को पता चलती है तो वो चौंक जाता है और डीजे को ये भी पता चलता है कि कुछ दिनों बाद उस आश्रम के गुरुजी और बहुत से लोग मारे गए गंदा पानी पीने की वजह से। केवल वहाँ एक ही इंसान बचा, वो था शुभ जोशी, पर वहाँ से वो चला गया। डीजे फिर वो आश्रम जाता है और थोड़ी पूछताछ के बाद पता चलता है कि शुभ जोशी के अलावा भी एक औरत बची थी। उस औरत का नाम वृंदा था। वो अंधी थी पर वो अंधी होने के बावजूद बहुत अच्छी मूर्तियां बनाती है। डीजे ये समझ चुका था कि जितनी भी मौतें हुई हैं वो शुभ ने करी है क्योंकि शुभ की ये आदत है जिससे उसका काम निकल जाता है, वो उस इंसान को मार देता है और मारने के बाद उससे बोलता है ये मेरी गुरु दक्षिणा थी। डीजे जब वृंदा से मिलने जाता है तो वृंदा शुभ जोशी से बहुत इम्प्रेस थी। वृंदा डीजे से बताती है कि आज मुझे जो भी जीने की रास्ता मिली है मेरे गुरु सर्वानंद के रास्ते में मैं चल रही हूँ। डीजे वृंदा से बताता है जो पूरे देश में मर्डर हो रहे हैं वो असुर मतलब आपका सर्वानंद कर रहा है, जिसका असली नाम शुभ जोशी है और वो अपने आप को असुर से प्रेजेंट करता है। जब वृंदा ये सब बात सुनती है तो डीजे को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। डीजे जाते समय देखता है किताब, उस किताब में कली और कलयुग के बारे में लिखा होता है और नीचे शुभ जोशी की साइन होती है और वो किताब ब्रेल लिपि में थी। ये किताब ब्लाइंड लोगों के लिए थी। डीजे वो किताब लेके वहाँ से चला जाता है। डीजे को याद आता है कि डार्क वेब में जो अजीब से मैसेज थे उस मैसेज के आगे कुछ डॉट बने हुए हैं। फिर डीजे नैना से बोलता है इस डॉट को डिकोड करने के लिए है ब्रेल लिपि में। नैना जब वो डॉट डिकोड करती है तो नैना को पता चलता है अटैक ऑन अश्वनी नक्षत्र जो 2 दिन बाद आने वाला था, उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। डीजे नैना से बोलता है ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में सीबीआई के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, पर नैना कुछ सोच के कुछ इंफॉर्मेशन सीबीआई को दे देती है। जब ये बात एटीएफ टीम को पता चलती है तो साथ साथ रसूल को ही पता चल जाती है। तो रसूल कुछ ऐसा करता है जिससे नैना उस पोर्टल से ऑटोमेटिक बाहर हो जाती है और लाख कोशिश के बाद भी नैना उस पोर्टल में लॉगिन नहीं हो पाती। फिर नैना को ये पता चलता है कि उस पोर्टल में इंटर होने के लिए शो के किसी भी साथी का फेस आइडेंटिटी लगेगी और फिर वो उस पोर्टल में इंटर कर सकती है। ये सब जानते थे कि केवल एक ही इंसान है जो इनके कब्जे में है, वो है केसर भारद्वाज, वही शुभ जोशी का साथी है। पर अब उससे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोर्ट ने केसर भारद्वाज को आजाद कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है एटीएफ की टीम को वहाँ बात होती है कि केसर को छोड़ दिया गया है पर हम उसको फिर से अरेस्ट कर लेंगे नकली सबूतों के साथ। जो अभी लेक में डेड बॉडी मिली है उसमें केसर का डीएनए डालो और उसको फिर से अरेस्ट करो। एटीएफ की टीम केसर के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकलवा लेती है और जैसे ही उसको पकड़ने चलते हैं बीच में केसर धोखा दे देता है। केसर वो गाड़ी ना होके दूसरी गाड़ी से बैठ के चला जाता है पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वहाँ डीजे उसका इंतजार कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ। डीजे का दोस्त एक रॉ एजेंट है। दोनों मिलके केसर को किडनैप करके अपने ठिकाने लाके बांध देते हैं। नैना केसर का फेस स्कैन करके उस होटल में फिर से एंटर हो जाती है और डीजे बहुत तगड़े से मसाज करता है। फिर भी केसर अपनी जबान से कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है वो स्लो
लोक, वो देव, महादेव, सुर, असुर, यही सब फालतू बातें। वो फालतू बातें उसके दिमाग में, और ये सारी बातें शुभ जोशी ने बहुत प्यार से और बहुत आराम से डाली थी। और ये ऐसा क्यों बता रहा है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। सीन शिफ्ट होता है केसर के पास्ट टाइम में। हमें पता चलता है कि केसर का नाम मुकुल है। केसर की एक बीवी होती है जिसके ऊपर मंत्री ने गाड़ी चढ़ा दी थी और उसकी बीवी मर गई थी। केसर अपनी दरख्वास्त लेके पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता है। पुलिस वाले मुकुल की दरख्वास्त ना सुन के मुकुंद को ही बहुत मारते हैं। मुकुंद चारों तरफ से टूट चुका है। मुकुंद लास्ट का एक ही ऑप्शन निकालता है कि मुझको ही मर जाना चाहिए। फिर एक फोन आता है। उस फोन में शुभ जोशी बोलता है, तुम्हारे साथ गलत हुआ पर मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। और मुकुंद अपने वीडियो कॉल में देता है वो सभी लोग एक ब्लास्ट में मारे गए और वो ब्लास्ट शुभ जोशी ने किया था। मुकुंद शुभ जोशी से बोलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शुभ जोशी बोलता है, तुम्हारी जान अभी मेरे पास उधार रखी है, मैं तुम्हें सही समय में मोक्ष दूंगा, अभी तुम्हारी जिंदगी मेरे पास उधार है। सीन शिफ्ट होता है ईशानी की तरफ। ईशानी अपने फ्रेंड से लोलार्क की पूरी फाइल निकलवा के फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। उसको कहीं ना कहीं रसूल के ऊपर शक होता है कि रसूल ने जो बयान दिया है वो पूरा झूठा है। और साथ ही साथ ईशानी रसूल के ऊपर नजर रख रही थी। ईशानी को रसूल के घर में असुर की ड्राइंग भी मिलती है और उस घर में एक पेन ड्राइव भी थी जो लाइटर के रूप में थी। ईशानी वो पेन ड्राइव लेके वहाँ से निकलने लगती है। उतने में हम देखते हैं कि रसूल वापस आ गया है। रसूल जबरदस्ती ईशानी को अपने घर फिर से वापस ले जाता है। ईशानी वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकल के वो पेन ड्राइव की पूरी जानकारी देखती है तो उस पेन ड्राइव में बहुत से लोगों का पर्सनल डेटा होता है और उस पेन ड्राइव में ईशानी का भी डेटा होता है। ईशानी ये बात देख के बहुत घबरा जाती है। फिर वो बात करती है निखिल से। निखिल को ईशानी बताती है कि मुझे रसूल पे शक है। ईशानी निखिल को वो पेन ड्राइव भी दिखाती है कि पेन ड्राइव में बहुत सा डेटा बहुत लोगों का है, आखिर ये रसूल के पास डेटा कर क्या रहा है। पर निखिल ईशानी की बात टालते हुए बोलता है कि पहले हमें असुर पे ध्यान देना है ना कि ये केस पे। और उधर हमें दिखाया जाता है कि रसूल को शुभ बहुत डांटता है और बोलता है तुम्हारी वजह से सब मामला खराब हो रहा है। तो रसूल ईशानी को किडनैप करवा के ईशानी को जान से मरवा देता है। जब ये बात एटीएफ की टीम को पता चलती है तो एटीएफ की टीम वहाँ आके देखती है कि ईशानी की डेड बॉडी पड़ी है। पर निखिल रसूल के ऊपर चढ़ बैठता है और बोलता है ईशानी को तुझ पे शक था तो तूने उसको मरवा दिया। पर एटीएफ की टीम रसूल को बहुत ज्यादा सीधा समझती है, रसूल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। डीजे अपने रॉ एजेंट फ्रेंड को भेजता है रसूल के घर में। तब डीजे को पता चलता है कि ये रसूल ही नहीं है बल्कि ये शुभ का तीसरा फ्रेंड बलबीर होता है जो हमेशा से एटीएफ के अंदर रह के शुभ के लिए काम कर रहा होता है। जी हाँ, बलबीर ही है जो रसूल बना हुआ है, जो हमेशा से शुभ के लिए बहुत सी जानकारी भेजता आ रहा है जिससे शुभ को आगे की पूरी जानकारी पता होती है कि एटीएफ आगे क्या करने जा रही है। फिर फाइनली डीजे रसूल और बलबीर की डीएनए रिपोर्ट लेके एटीएफ ऑफिस आता है और बताता है कि दोनों इंसान एक ही हैं। और डीजे पक्का होता है जब बलबीर की माँ बाप से पूछा जाता है कि ये आपका ही बेटा है तो वो बोलते हैं नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो बलबीर है, मेरा बेटा बहुत पहले ही मर चुका है क्योंकि शुभ जोशी उनको ही मार देता है जब उसका उनसे काम निकल जाता है। ये बात हो ही रही होती है उतने में रसूल अचानक गायब हो जाता है और नुसरत को उस लड़की की मदद से किडनैप कर लेता है जिस लड़की ने ईशानी को मारा था। खैर सीबीआई हेड ऑफिस में ये पता चलता है कि अगल बगल के एरिया में बहुत सा डेटा कहीं ट्रांसफर हो रहा है। जब एटीएफ की टीम वहाँ पहुँचती है तो एक कार के नीचे बहुत बड़ा बंकर होता है। उस बंकर में बहुत कंप्यूटर लगे होते हैं जहाँ वो डेटा है और वो डेटा कहीं और ट्रांसफर हो रहा है। फिर वहाँ कॉल आती है असुर की। असुर बोलता है वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अगर तुमने उससे कोई भी छेड़छाड़ करी तो मैं तुम्हारे टीम के एक मेंबर मतलब नुसरत को मार दूंगा। ये सब देख के उन लोग रुक जाते हैं, वो डेटा ट्रांसफर होने देते हैं और रसूल भी बोलता है मुझे केसर वापस चाहिए और डेटा ट्रांसफर होने के बाद वो सभी हार्ड डिस्क तुमको डिस्ट्रॉय करनी होगी। अगर तुमने ये सब नहीं किया मैं तुम्हारे टीम मेंबर नुसरत को मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। ये सारी बातें जब डीजे सुनता है तो गुस्से में अपनी बंदूक केसर के सर में तान देता है, बोलता मैं मार दूंगा इसको। और उधर दिखाते हैं नुसरत के सर में भी बंदूक तन गई है कि केसर को कुछ नहीं होना चाहिए। नैना बोलती है अब किसी को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। नैना फिर वो डेटा ट्रांसफर पूरा होने देती है। डेटा ट्रांसफर होने में लगभग 10 से 12 घंटे लग सकते थे। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डेटा कितना हो सकता था कि सुपर कंप्यूटर को भी 10 से 12 घंटे लग रहे थे वो डेटा ट्रांसफर करने में, मतलब कि बहुत सारा डेटा है, वो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ही नहीं है। आखिर उस डेटा में क्या था इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है निखिल की तरफ। निखिल जैसे तैसे ये पता लगा लेता है कि नुसरत
को किसने किडनैप किया है और कहाँ लेके गया है, क्योंकि उस किडनैपर के पैंट में टेक्सटाइल मिट्टी लगी थी और वो मिट्टी एक कारखाने की है जहाँ टाइल्स बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि बलबीर ने डीजे को किसी जगह बुलाया है केसर के साथ और उधर एक खेल हो रहा होता है नुसरत के साथ। नुसरत को एक चॉइस दी जाती है, अपनी बहन को बचा लो या उस लड़की को जिसने आज तक कुछ गलत नहीं किया। नुसरत अपने बहन को चुनती है और उस लड़की को मार देती है और इस हादसे से नुसरत डिप्रेशन में चली जाती है। हम देखते हैं कि नुसरत के बदले केसर को डीजे रसूल के पास भेजता है। जैसे नुसरत उसके पास आ जाती है, डीजे केसर के सर में गोली मार देता है और उधर रसूल अपने हाथ से खुद को गोली मार लेता है और वो लड़की किडनैपर भी पकड़ ली जाती है। उसको शुभ ने भी बहुत ज्यादा माइंड वॉश किया था। वो शुभ की हर बात मानती थी और उसके जरिए उस पोर्टल का भी पता चल जाता है जो डार्क वेब में था। फिर ये लड़की पूरे टीम की हेल्प भी करती है क्योंकि शुभ ने इस लड़की से कहा था कि इसकी बेटी मर चुकी है पर इसकी बेटी अभी जिंदा होती है। ये एटीएफ की टीम पता लगा के इस औरत को बताती है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो पूरी टीम की मदद करनी होगी तुम्हें। तभी ये लड़की पूरी टीम की मदद करती है। और जब केसर और बलबीर मारे गए थे तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज था। शुभ बलबीर से बताता है दुनिया में कलयुग को चरम सीमा में ले जाने के लिए समय समय में हमें कुर्बानी देनी होगी। सीवीआई ये सब देख के एक डेड एंड में पहुंच जाती है। खैर आपको याद होगा बीते कहानी में हमें एक लड़की की लाश मिलती है एक लेक में। उस लड़की का नाम शालिनी है और वो लड़की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अर्जुन भल्ला की गर्लफ्रेंड है। फिर पॉल जब अर्जुन भल्ला के ऑफिस जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो पॉल को पता चलता है कि अर्जुन भल्ला ऑस्ट्रेलिया में है और उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पॉल को ये पता चलता है शालिनी का लैपटॉप। जब उस लैपटॉप के बारे में देखा जाता है तो पता ये चलता है कि एआई एल्गोरिदम बहुत तगड़ा है उस लैपटॉप में और उस एआई बॉट की वजह से अर्जुन भल्ला अपने शेयर मार्केट में शेयर प्राइस मैनिपुलेट करता है। जब सीबीआई के लोग अर्जुन भल्ला को अपने हेड ऑफिस में पकड़ के लाते हैं तो अर्जुन भल्ला बताता है मुझे शालिनी पार्टी मिली थी और तभी से मेरी वो गर्लफ्रेंड बन गई और मैंने शालिनी से ये भी बताया कि मेरा बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा है। तो शालिनी बताती है एआई बॉट के बारे में। वो बॉट शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है और शेयर के प्राइस अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है। अर्जुन भल्ला अपनी पूरी जानकारी दे देता है पर सीबीआई ये बात जानती थी कि हमने अर्जुन भल्ला को अरेस्ट भी किया तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे क्योंकि बहुत सी कंपनियां और बहुत से लोग इस शेयर को खरीदे हैं और इस कंपनी में अपना पैसा लगाए हैं। अर्जुन भल्ला को अरेस्ट करा तो 89 करोड़ का लॉस होगा और पूरी इंडिया में अफरा तफरी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं जो पिछली बार डेटा ट्रांसफर हो रहा था वहाँ से नैना एक हार्ड डिस्क बचा के ली आती है। उस हार्ड डिस्क में दिखाते हैं कि बहुत से फोल्डर हैं और उस फोल्डर में बहुत सी जानकारी है जैसे कि नैना की पर्सनल लाइफ, डीजे की पर्सनल लाइफ, निखिल की पर्सनल लाइफ, उसकी बीवी की पर्सनल लाइफ और बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सब की पर्सनल जानकारी इस हार्ड डिस्क में है। ये देख के वो चौंक जाते हैं। दरअसल शुभ ने एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी बना ली थी जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था लोगों के बिहेवियर देके। यही एक वजह थी कि शुभ एक कदम आगे सबसे चल रहा था और आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं वो कोई रैंडम नहीं थी। शुभ के एआई ने ये प्रेडिक्ट किया था कि आगे चल के ये सब लोग शुभ के प्लान में प्रॉब्लम ला सकते हैं। इस वजह से शुभ ने इन सबको मारा था और वो एआई ये सब प्रेडिक्ट कर रहा था कि निखिल डीजे को अरेस्ट करेगा कि नहीं और डीजे कब किसको गोली मारेगा और कब किसको अरेस्ट करेगा, निखिल कितना टूटेगा और निखिल इस केस में वापस आएगा कि नहीं। ये निखिल और डीजे की बात नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की बात थी। शुभ पूरी इंसानियत के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कौन कैसे बिहेवियर में क्या डिसीजन ले सकता है और उसी हिसाब से शुभ और शुभ का एआई ये प्रेडिक्ट करता है कि कब किसको मारना है, कब किसको छोड़ना है, फिर वो चाहे शुभ का साथी हो या औरत हो या कोई बचा हो। एआई सब प्रेडिक्ट करके शुभ को ये बताता है कि जिंदगी में क्या करना है और कैसे कलयुग को चरम सीमा में पहुंचा के कल्कि का अवतार इस दुनिया में पैदा करवाना है और ये सब काम केवल एक भगवान ही कर सकता है। शुभ अपने आप को इन सब के सामने अपने आप को भगवान बताता है। खैर डीजे के पास एक कॉल आती है, वो कॉल वृंदा की होती है। वृंदा डीजे से बताती है कि शुभ किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था किसी चीज के ऊपर और वो चीज क्या थी हमें नहीं पता। ये चीज हम आपको बताएंगे आगे कि शुभ प्रोफेसर के साथ क्या काम कर रहा था। डीजे पता करते हुए उस लैब पहुंचता है जिस लैब में शुभ और वो प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं। डीजे को ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर और शुभ अश्वत्थामा के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है। अश्वत्थामा के बारे में बताता चलूं, अश्वत्थामा के ऊपर एक श्राप है और वो श्राप है दुनिया में अमर होने का, वो कभी नहीं मर सका। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। डीजे को पता चलता है अश्वत्थामा प्रोजेक्ट ये है कि जिससे लोगों का बिहेवियर पता करके लोगों का फ्यूचर बता सकते हैं और शुभ को ये बात पता थी। डीजे
डीजे सारी बात पता करते समय उस लैब जरूर आएगा। इस वजह से शुभ ने वहाँ डीजे के लिए एक मैसेज छोड़ा था। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर की मदद से शुभ ने वो एआई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था और शुभ अपनी बातों में अपने इरादे उस प्रोफेसर को बताता है। प्रोफेसर बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। तभी हमें दिखाते हैं प्रोफेसर के कप में जहर था जिससे प्रोफेसर मार दिया जाता है, क्योंकि शुभ की ये आदत है कि वो उस इंसान को मार देता है जो इंसान उसके काम का नहीं होता। शुभ अपने दादा नीलकंठ को भी मार देता है क्योंकि शुभ चाहता है कि उसका कोई भी ना हो जिसके लिए वो अपने इरादे बदल सके। आपके मन में अभी तक का सबसे बड़ा सवाल, आखिर शुभ जोशी लोगों का बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट कर रहा था। वैसे तो शुभ जोशी अपने सामने खड़े लोगों का बिहेवियर अपने आप से प्रेडिक्ट कर सकता था, पर पूरी दुनिया का प्रेडिक्ट करना वो उसके लिए इम्पॉसिबल था। इसी वजह से सोशल मीडिया के हेड ऑफिस अमेरिका फोन करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोगों का पर्सनल डेटा अपने पास स्टोर कर रहे हैं और मेरे पास सबूत है। मैं पलक झपकते आपकी कंपनी जमीन में ले आऊंगा। ये बात सुन के वो लोग डर जाते हैं। शुभ जोशी बोलता है कि मुझे एक्सेस चाहिए आपके सुपर कंप्यूटर का, जिससे मैं सारा डेटा अपने पास ट्रांसफर कर सकूं। शुभ जोशी फिर पूरा ट्रांसफर कर लेता है डेटा अपने पास। वो डेटा वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, फोटो फॉर्म में होता है, जिससे वो कंप्यूटर अश्वत्थामा पूरे डेटा को रीड करके लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। गुरु ये सब बात सुन के तुम लोग की फट रही होगी कि ये सब तो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया में, अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो, अपनी फोटोज, ऐसी चीजें स्टोर कर रहे हैं जो अभी हम लोग को पता भी नहीं कि डिलीट होने के बाद आखिर वो जाती कहाँ है। और हम लोग ऐसी जगह जगह लॉग इन करे बैठे हैं जिससे हमको ये भी नहीं पता कि हम लोग के पास एड्स कहाँ से आते हैं। गुरु बात समझो, अपने आप को ध्यान दो कि आपका डेटा भी चोरी हो सकता है और हो रहा है। बस संभलने की ये देरी है कि जो चीज आप करो सोच समझ के करो। चलिए आते हैं अपनी मूवी में। फिर वो कंपनी भारत में एक डेटा सेंटर बनाती है और उस डेटा सेंटर को कौन ऑपरेट कर रहा था। दिमाग में थोड़ा ध्यान लगाओ। पिछली बार जो 3 मौतें हुई थी एक साथ, उस मौत को अंजाम देने के लिए जिस लड़के ने पेस मेकर को हैक किया था पुष्कर जौहरी था, और वही लड़का इस डेटा सेंटर को ऑपरेट कर रहा था। और ये सब जब नैना पता लगा लेती है तो एटीएफ की टीम वहाँ छापा मारती है। पुष्कर जौहरी अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेता है और वहाँ का जो भी डेटा होता है अपने अंडर कर लेती है। तभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो मरे हुए बलबीर का होता है और इस वीडियो में बलबीर बोलता है, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूँ। और उस वीडियो में बताता है कि अर्जुन भल्ला स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है और अर्जुन भल्ला का स्टॉक इतना भी महंगा नहीं है, वो महंगा हुआ है एआई बॉट की वजह से। दरअसल ये सब प्लान शुभ जोशी और बलबीर का होता है गवर्नमेंट को गिराने के लिए। देख लो गुरु, इतना गजब का प्लान चल रहा है और शुभ जोशी और अर्जुन भल्ला दोनों मिले थे आपस में और इन सब के बीच शुभ का कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। और बलबीर उस वीडियो में बताता है कि सीबीआई भी इसमें मिली हुई है और इन खबर के चलते बीच आरबीआई गवर्नर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। और गवर्नर ने इस्तीफा इस वजह से दिया था क्योंकि गवर्नर और अर्जुन भल्ला दोनों की वीडियो साथ में थी, आपस में बात करते हुए कि स्टॉक को कैसे मैनिपुलेट करेंगे और कैसे हम लोग इतना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ रसूल सीबीआई को दोषी बना के खुद शहीदी का पद ले लेता है। जब सीबीआई अर्जुन भल्ला को अरेस्ट करती है तभी स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट दिखी है और इस गिरावट की वजह शुभ जोशी होता है। शुभ जोशी का एक प्लान होता है जिससे भारत बहुत भारी संकट में आ सकता है। जनता ये सब सुन के सड़कों में आ जाती है। जनता का अब सीबीआई पे और गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं रह गया, वो एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। शुभ जोशी का ये प्लान होता है कि कलियुग को अपनी चरम सीमा में ले जाने का ये भी एक रास्ता है। लोग आपस में मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। विष्णु जी को कल्कि अवतार लेना ही पड़ेगा। जैसे धरती में विष्णु जी अवतार लेंगे वैसे ही शुभ कल्कि के अवतार को मार देगा। शुभ लड़ाई ही नहीं करवा रहा था, वो फेक वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा था जिससे वो वीडियो वायरल जा रही थी और उस वीडियो के जरिए पूरे भारत में दंगे हो जाते हैं। लेकिन डीजे का कुछ और प्लान चल रहा था। डीजे जब सन्यासी बना था तो डीजे को बोलता है छोटा सा मॉन्ग कि सब तुम्हें ही ठीक करना है। उस मॉन्ग का नाम अनंत होता है। अनंत कुछ ऐसे मिरेकल दिखाता है लोगों को जिससे लोगों को लगता है कि कल की अवतार हो गया है। पहले तो अनंत एक मॉन्ग को बचाता है जहर से। दूसरा, एक बच्ची किडनैप हो जाती है तो अनंत उसकी जगह बताता है कि वो बच्ची आपको मिलेगी कहाँ। तीसरा, एक लैंडस्लाइड से बहुत से लोगों को बचाता है। उससे पहले वो बस और गाड़ी रुकवा लेता है, बाद में लैंडस्लाइड होती है। ये बात सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। लोग उसको कल की अवतार मानने लगे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिस में बहुत से लोग गन लेके घुस गए हैं और उन लोगों को मारने की धमकी देते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। तभी डीजे अनंत को उनके सामने ले जाके खड़ा कर देता है। वो लड़का बोलता है कि तुम लोग सब लोग सही हो, बस तुम लोग एक गलत रास्ता में जा चुके हो। तो एक आदमी उसके ऊपर गोली चला
चला देता है। गोली बहुत सी गाड़ियों में लगती है पर एक भी गोली अनंत को नहीं लगती। ये सब देख के लोग वहाँ के चौंक जाते हैं और ये सब वीडियो मीडिया में भी वायरल हो जाती है। अनंत सोशल मीडिया के माध्यम से बोलता है कि लड़ाई और झगड़ा ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको बात माननी है तो आप मेरी मान सकते हैं बात, आप इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में जो दंगे का माहौल था वो शांत हो जाता है। पूरे लोग अनंत की बात मान जाते हैं और एक बार फिर से सत्य की जय होती है। ये बात जब शुभ जोशी देखता है तो वो अपने ईगो पे ले लेता है ये बात। और इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, डीजे मतलब धनंजय राजपूत था। डीजे को लग रहा था ये सब सुन के शुभ जोशी बाहर आएगा अपना सेटिस्फेक्शन देने कि मैं ही भगवान हूँ। तभी डीजे के पास फोन आता है। शुभ जोशी को पता था कि पूरा सेटअप धनंजय ने किया है, मतलब डीजे ने, पर शुभ को ये भी लग रहा था कि ये बात कहीं सही तो नहीं है। इस वजह से शुभ एक डिबेट की बात करता है और वो डिबेट असुर और अनंत की होने वाली थी। शुभ ये बात पूरी दुनिया को साबित करना चाहता था कि अनंत कोई भगवान का अवतार नहीं, ये एक इंसान का रचाया हुआ चक्र है। पर अनंत शुभ की बात सुन के शुभ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता अगले दिन डिबेट होती है। उस डिबेट के बीच शुभ जोशी अनंत के पास एक बॉक्स भेजता है। उस बॉक्स में एक रिमोट होता है। रिमोट में 2 बटन होते हैं। एक बटन उन लोगों को मारेगा जो भगवान में आस्था रखते हैं और दूसरा बटन उन लोगों को मारेगा साइंस और फैक्ट में विश्वास रखते हैं। अगर इसमें से एक बटन अनंत ने नहीं चूज किया तो दोनों जगह के लोग मारे जाएंगे। ये चीज सुन के डीजे बोलता है कि मुझे और गेम नहीं खेलना और ये रिमोट का बटन वो तोड़ देता है। इसी वजह से नैना को पता चलता है कि वो 2 लोकेशन कहाँ है। पहली तो लोकेशन होती है एक मंदिर में जहाँ भगवान को मानने वाले भक्त होते हैं और दूसरी लोकेशन होती है एक डिबेट सेंटर में जहाँ साइंटिस्ट और फैक्ट को मानने वाले लोग होते हैं। और दोनों ही जगह बहुत बड़े बड़े बॉम्ब प्लांट थे जिससे उन लोगों की मौत हो सके। फिर पूरी टीम 3 हिस्से में हो जाती है। डीजे जाता है अनंत के साथ। अनंत को उस मंदिर में सम्मानित किया जाता है और पॉल जाता है उस कॉन्फ्रेंस में जहाँ साइंटिस्ट आए थे। निखिल और नुसरत शुभ जोशी के ठिकाने जाते हैं। उनको एक लीड मिलती है कि शुभ जोशी है कहाँ, क्योंकि शुभ जोशी अश्वत्थामा और माया का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा था। अश्वत्थामा उस मशीन को जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है और माया हम उसको बोल रहे हैं जो लोगों की फेक वीडियो बना रही है। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी हो जाती और बहुत से लोग मारे जाते। तभी हम देखते हैं शुभ मुक्ति घाट में अपना वीडियो प्रेजेंट करता है और बोलता है तुम्हारा भगवान दोनों में कुछ नहीं चुन पाया, अब तुम्हारी बारी। अगर तुम सब लोग ने शुभ को मारा तो मैं किसी को नहीं मारूंगा और अगर शुभ जिंदा रहा तो मैं सबको मार दूंगा। ये बात सुन के वहाँ के लोग अग्रेसिव होके बोलते हैं शुभ को मार दो, पर अनंत बोलता है मेरी मौत से अगर सब रुका है तो मुझको मार दो, पर वो शैतान अभी रुकने वाला नहीं है। अभी मेरी बारी है, बाद में तुम्हारी बारी होगी। शुभ का ये प्लान होता है कि उन्हीं के भगवान को उन्हीं के हाथों से आहुति दिला दो, पर अनंत की सब बात सुन के वहाँ के लोग रुक जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि डीजे भी अनंत के ऊपर गोली तान के उसको मारने की कोशिश करता है। फिर डीजे रुक जाता है। लेकिन 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 निखिल को एक लीड मिलती है। निखिल और नुसरत को एक बच्चे की मदद से शुभ की लोकेशन पता चल जाती है कि शुभ ये सब कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। निखिल ने शुभ का चेहरा एक AI इंटेलिजेंस से बनवा लिया था जिससे वो लड़का पहचान जाता है। वो लड़का शुभ की हमेशा एप्पल तोड़ने में मदद करता था। इसी वजह से वो जानता है कि शुभ कहाँ रहता है और वो लड़का निखिल और नुसरत को उस जगह ले जाता है। निखिल और नुसरत उसके अश्वत्थामा कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं। ये बात शुभ को भी पता थी कि एक न एक दिन वो लोग उस जगह भी आ जाएंगे जहाँ वो छुपा बैठा था। शुभ जोशी उस जगह एक जहरीली गैस छोड़ देता है, पर वो नुसरत से बोलता है तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, पर नुसरत वहाँ रुकने का फैसला करती है। सीन शिफ्ट होता है नैना की तरफ। नैना उस सुपर कंप्यूटर में घुस के देखती है कि 3 सिक्योरिटी लेयर थी और वो बम कोई आम बम नहीं, एक सुपर सोनिक बम था। उस सुपर सोनिक बम से लोगों के दिमाग फटने से मौत हो सकती थी। दरअसल सुपर सोनिक बम वो होता है जिससे बहुत ऐसी तरंगे निकलती हैं जो दिमाग को फाड़ देती हैं, जिससे लोगों की मौत हो सकती है। फाड़ने का मीन्स ये कि दिमाग की नसें ब्लास्ट हो जाती हैं उस आवाज से। हम देखते हैं कि वो बम दोनों जगह स्पीकर के अंदर था। पहले तो डिबेट रूम में जहाँ किनारे बहुत सी स्पीकर खड़े थे और उस स्पीकरों में सुपर सोनिक बम था, और दूसरी जगह जहाँ डीजे और अनंत थे वहाँ बहुत से स्पीकर रखे थे पर उन एक स्पीकर में सुपर सोनिक बम था। नैना फिर वो टाइमर कट करने की कोशिश करती है। वो कोशिश फेल हो जाती है और वो टाइमर और भी तेज चलने लगता है। नैना निखिल से बताती है कि ये बम यहाँ से नहीं वहाँ से ऑपरेट हो सकता है और वहाँ से ऑफ होता है। निखिल वो बम ऑफ करने चलता है, उतने में डीजे बोलता है नहीं अभी ऑफ मत करो, सुपर सोनिक बम अपनी एक्टिविटी करने के लिए 10 सेकंड का टाइम चाहिए। और डीजे को ये भी लगता है ये मंजर देखने शुभ जोशी यहाँ जरूर आएगा और वो बम एक्टिवेट हो जाता है। उस बम से बहुत सी तरंगे निकलती हैं जिससे लोग दिमाग पकड़ लेते हैं अपना और कान पकड़ लेते हैं।
हैं। डीजे अपने आप को संभालते हुए शुभ जोशी को देख लेता है और अपनी गन से शुभ जोशी के ऊपर 2 फायर कर देता है और उधर निखिल वो बटन दबा देता है जिससे वो बम डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उधर निखिल और नुसरत दोनों बेहोश हो जाते हैं जिनसे उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। डीजे शुभ से बात करता है और बोलता है तुमने तो 11 साल के बच्चे के ऊपर भी गनत्यान दिया था उस बच्चे को मारने के लिए, पर तुमने उस बच्चे को नहीं मारा और मुझे लग रहा था कि तुम वो बम फटने नहीं दोगे, पर तुमने ये सब होने दिया। मेरी मशीन ये सब प्रिडिक्ट नहीं कर पाई थी। और फिर शुभ जोशी को जेल में डाल दिया जाता है। निखिल शुभ जोशी से मिलने आता है आखिरी बार, तो शुभ जोशी निखिल को एक कहानी सुनाता है कि कली के पास 2 सेनापति थे, एक कोका एक विकोका। कोका विकोका को साथ में नहीं मारा जा सकता था, दोनों को अलग करके मारा जा सकता था। तो डीजे ने वैसा ही किया, मेरे 2 साथी दोनों को अलग करके मारा और मुझको ये भी पता चला कि कली एक शरीर में जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि वो अमर है। कली को दूसरा शरीर चाहिए जिससे कि कली का योग चलता रहे। कली हमेशा इस दुनिया में और इस धरती में जीवित रहेगा जब तक कलियुग को अपनी चरम सीमा में नहीं पहुंचा देता कली, और कली कल्कि को नहीं खत्म कर देता, तब तक कली इस दुनिया में हयात रहेगा। पर निखिल के दिमाग में तो अब कुछ और चल रहा था। निखिल शुभ की बातें नहीं सुन रहा था इतना ध्यान से क्योंकि अब उसकी बातों में निखिल को कोई इंटरेस्ट नहीं है। निखिल शुभ से बोलता है हम आखिरी बार हाथ मिलाते हैं अब जाने को। निखिल जैसे हाथ बढ़ाता है तो शुभ भी हाथ बढ़ाता है निखिल से हाथ मिलाने को। निखिल के हाथ में जहर लगा था। शुभ उस जहर के कांटेक्ट में जैसे आता है वैसे ही वो तड़प तड़प के मर जाता है। जी हाँ, निखिल को अच्छे से पता चल गया था कि डीजे अपनी जगह सही था। डीजे शुभ को जेल में डालता या ना डालता, शुभ हमेशा से खराब था। शुभ अपने आप को हमेशा से असुर मानता था। वो कल भी गलत था और आज भी गलत है। इसी वजह से निखिल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती शुभ को मारने में और कोई गिल्ट भी महसूस नहीं होता कि मैंने किसी को जान से मार दिया। शुभ की कहानी को लेके डीजे जाता है वृंदा के पास। वृंदा वहाँ नहीं होती। डीजे देखता है एक चित्र के आगे बना होता है असुर का फेस। डीजे सारी बात समझ जाता है कि असुर कभी नहीं खत्म होने वाला। असुर के अलग अलग चेहरे हैं। पहला तो असुर उसने मार दिया था, दूसरा वो कौन इंसान है जो असुर की जगह लेगा, और उस असुर को ये मारा तो तीसरा खड़ा हो जाएगा और चौथा खड़ा हो जाएगा। ऐसे हम जितने भी असुर मिटाते जाएंगे उस जगह दूसरा असुर खड़ा हो जाएगा। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अब दूसरी असुर और कोई नहीं, शुभ की सबसे खास वृंदा होगी। वृंदा को शुरू से पता था कि शुभ के साथ क्या होगा। वृंदा को शुरू से पता था इस कहानी का एंड क्या होगा, क्योंकि शुभ ने सारी बात वृंदा को बताई थी कि आगे से आगे क्या हो सकता है, और पूरा प्रेडिक्शन वृंदा को पता था। कली की जो आत्मा है अब वो वृंदा के अंदर जिंदा है, क्योंकि कली कभी नहीं मर सकता, कली अमर है। डीजे को ये बात पता चल जाती है कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरे का दूसरा फेस वृंदा है। और इस कहानी से हमें पता चलता है कि करप्शन बहुत हद तक आगे जा चुका है, जो पीछे नहीं आ सका, ना उसको कोई सुधार सकता है। करप्शन हर जगह है, ना गवर्नमेंट ना इंसान के दिल में। जब किसी इंसान के ऊपर कोई चीज आ जाती है तो वो अपने को ही चुनता है, चाहे वो खुद हो चाहे उसका परिवार वाला, फिर वो सामने चाहे कोई भी हो, वो उस इंसान को सेक्रीफाइस कर देता है खुद के लिए। और इस गिल्ट के साथ नुसरत हॉस्पिटलाइज हो जाती है। वो हमेशा ये सोचती है कि मैंने एक बेकसूर औरत को अपनी बहन की वजह से मारा, और असुर की दूसरी साथी नुसरत बनेगी। सिस्टम से पूरा भरोसा उठ चुका है निखिल का। निखिल असुर का तीसरा साथी बनेगा, और इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर इस कहानी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट्स में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिससे मुझको लगे कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।